हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग इसके आगे अगले वीडियो की तरफ मूव कर रहा हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में हेनरी लॉ, इट्स लिमिटेशन एंड एप्लीकेशन पूरा कंप्लीट है। हेनरी लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल और राउल्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल का एक अलग वीडियो बनेगा जो कि इसके बाद आप लोगों को मिलेगा। आज हम काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक अपने सोल्यूशन चैप्टर का स्टार्ट कर रहे हैं। वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, अगर ये कॉन्सेप्ट अपने को समझ में आ गया तो सोल्यूशन चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सब इसी से रिलेटेड हैं। तो इसलिए अपने को ये अच्छे से समझना है। बहुत आसान टॉपिक है और इसी से रिलेटेड आगे राउल्स लॉ बाकी डिस्कशन होना है। बस आप लोग वेपर प्रेशर को अच्छी तरह से पहले समझिए। जैसा कि आप सबको पता है, कोई भी अगर हम लिक्विड अगर इस कंटेनर में लेते हैं, अगर हम इसको वाटर ही ले लेते हैं या कोई भी लिक्विड ले सकते हैं, सबको पता है लिक्विड के पार्टिकल ये सरफेस पर होंगे। जो मैं पार्टिकल शो कर रहा हूँ ये इवोपरेट होंगे, वेपर बनेंगे। और अगर हमारा कंटेनर ओपन है तो वेपर एटमॉस्फेयर के अंदर मिक्स हो जाएंगी और यहाँ पर कंटिन्यूस वेपर बनती रहेंगी और एटमॉस्फेयर के अंदर मिक्स होती रहेंगी। लेकिन अगर हम लोगों ने इस कंटेनर को क्लोज कर दिया, अब वेपर बनने को तो बनेंगी लेकिन अब ये वेपर एटमॉस्फेयर के अंदर मिक्स नहीं हो पाएंगी। और जब एटमॉस्फेयर मिक्स नहीं हो पाएंगी, ये जो हमारा इस लिक्विड के ऊपर वाला वैकेंट स्पेस है, खाली एरिया है, यहीं पर वेपर कलेक्ट होंगी। आपको पता है कि हाई एनर्जी की वजह से ही ऑपरेट हुई थी, वेपर बना था। अब ये जो हमारे पार्टिकल हैं ये कंटेनर की वॉल से टकराएंगे, इनकी एनर्जी डिक्रीज करेगी और ये लिक्विड में चेंज होंगे और हमारा जो लिक्विड है ये कॉन्स्टेंटली वेपर में कन्वर्ट होगा। एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट होगी कि उस कंडीशन में जिस अमाउंट में, जितने रेशियो में हमारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा, उतने ही रेशियो में हमारा लिक्विड, हमारा जो वेपर है लिक्विड में चेंज होगा। मतलब हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम ऑप्ट कर लेगा। कहने का मतलब मेरा इन द सेंस ये है कि यहाँ पर देखो लिक्विड और वेपर, इन दोनों में एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा। इसी इक्विलिब्रियम कंडीशन में यहाँ पर जो वेपर के थ्रू प्रेशर क्रिएट होगा, इसी को हम लोग वेपर प्रेशर का नाम देंगे। ये जो हमने पी मेंशन किया है ये हमारा जो है वेपर प्रेशर है। इस वेपर प्रेशर के बेसिस पर काफ़ी डिस्कशन होना है, इसलिए आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है वेपर प्रेशर का जो केस आ रहा है ये स्पेशली देखा जाए इक्विलिब्रियम कंडीशन में वेपर के प्रेशर की बात करेंगे। और आपको सबको पता है इक्विलिब्रियम क्लोज कंटेनर में डेवलप होगी, कभी इक्विलिब्रियम ओपन कंटेनर में डेवलप नहीं हो सकती। हम लोग को 11th क्लास से ही पता है। तो जिस कंडीशन में कंटेनर क्लोज कर दिया, हमारा जो लिक्विड है, हमारा जो गैस है या वेपर है, दोनों के बीच में यानी जितने अमाउंट में हमारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा, सेम अमाउंट में वेपर लिक्विड में चेंज होगा। तो इसी सिचुएशन में जो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन बनेगी, उस इक्विलिब्रियम कंडीशन में यहाँ पर जो वेपर का प्रेशर क्रिएट होगा उसी को हम वेपर प्रेशर का नाम देंगे। दूसरी बड़ी बात क्या है कि वेपर प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर डिसाइड करेंगे। एक तो यहाँ पर देखा जाए सबसे बड़ा फैक्टर हमारे पास यहाँ पर नेचर ऑफ लिक्विड, और सेकंड हमारा फैक्टर जो वेपर प्रेशर को डिसाइड करेगा टेम्परेचर। ये दो ऐसे फैक्टर हैं जो वेपर प्रेशर को डिसाइड करेंगे। अगर हमारा लिक्विड का नेचर ज़्यादा वेपर बनाने का है, लिक्विड के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीकर है, तो ज़्यादा वेपर बनेंगी। और वेपर अगर ज़्यादा क्रिएट होंगी, बनेंगी, तो हमारा वेपर प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा आएगी। अगर हमारे लिक्विड के पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उस केस में वेपर मिनिमम क्रिएट होंगी, कम बनेंगी, और उसका रिजल्ट ये होगा कि यहाँ पर वेपर कम बनेंगे तो वेपर का प्रेशर कम क्रिएट होगा। मतलब अगर लिक्विड के पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर है तो वेपर बनने की टेंडेंसी फास्टर होगी, वेपर प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा आएगी। और अगर हमारे पार्टिकल के बीच में जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई है तो वेपर बनने का बिहेवियर मिनिमम होगा, वेपर प्रेशर उसी रेशियो में कम आएगा। दूसरे नंबर पर देखा जाए टेम्परेचर का इफेक्ट। अगर हम लोग देखें
आपको सबको देखने से क्लियर हो रहा होगा। टेम्परेचर का मतलब आप समझ रहे हो। टेम्परेचर इन द सेंस, अगर हम किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ इवोपरेशन बढ़ेगा, और जब रेट ऑफ वेपराइजेशन बढ़ेगा तो यहाँ पर ज़्यादा वेपर क्रिएट होंगी, वेपर का प्रेशर भी ज़्यादा क्रिएट होगा। मतलब टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। हाई टेम्परेचर ज़्यादा वेपर बनेंगी, वेपर प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा आएगी। लो टेम्परेचर कम वेपर बनेंगी, वेपर प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो ये दो ऐसे फैक्टर हैं जो वेपर प्रेशर को डिसाइड करेंगे या वेपर प्रेशर को अफेक्ट करेंगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखने की जरूरत है। अब हम इसके अगले टॉपिक की तरफ मूव करना चाहेंगे। अगर हमारा कोई सोल्यूशन ऐसा है जहाँ पर हमारे पास दोनों कंपोनेंट लिक्विड हैं, कहने का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन की तरफ मैं मूव करूँगा, और इसी से रिलेटेड एक अपना बड़ा अच्छा सा लॉ है राउल्स लॉ, उसका भी डिस्कशन अपने को करना है। तो आप लोग सब लोग थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, इसका सिंपल देखो मतलब क्या है कि अगर हमारा कोई सॉल्यूशन हमने बना रखा है, मान लीजिए इसके अंदर हमने दो कंपोनेंट ले रखे हैं, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी। इन दोनों के मिलने से हमारा सॉल्यूशन क्रिएट हुआ है और दोनों वोलेटाइल हैं, दोनों वेपर में चेंज हो रहे हैं। मान लो कि यहाँ पर हमने ब्लैक कलर में एक कंपोनेंट को दिखा रखा है और ऐसे नॉर्मल केस में दूसरे कंपोनेंट को दिखा रखा है। सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन मतलब हमारे सोल्यूशन के बनने में दोनों कंपोनेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड स्टेट में अपने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, दोनों की वेपर क्रिएट होंगी। अगर हमने यहाँ पर कंटेनर को क्लोज कर दिया, दोनों की वेपर यहाँ पर देखो क्रिएट होंगी। अगर मान लीजिए कि हम कंपोनेंट ए की वेपर को पार्शियल प्रेशर को पी ए मान लेते हैं और कंपोनेंट बी के लिए हम लोग पी बी मान लेते हैं, जो टोटल हमारा वेपर प्रेशर आएगा पी टी, ये देखा जाए पी ए प्लस बी बी इसके इक्वल आएगा। आप सबको पता है कि डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग जो पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट ये टोटल प्रेशर ऑफ द कंटेनर इज इक्वल टू सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन वेपर स्टेट। उसके बेसिस पर देखा जाए हमने एक कॉन्सेप्ट लिया है। तो हमारे कहने का मतलब क्या है कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन ये अपने लिए बड़े काम का टॉपिक है, हमें इसकी जस्ट आगे राउल्स लॉ का डिस्कशन करना है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, अगर हमारे सोल्यूशन के अंदर दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल हैं, कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी, और दोनों को हमने लिक्विड फेज में ले रखा है, तो दोनों की वेपर बनेंगी, दोनों के यहाँ पर कंपोनेंट क्रिएट होंगे। अब यहाँ पर अगर हमने एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर पी ए मान रखा, जिसको हम लोग पार्शियल प्रेशर का नाम देते हैं, कभी अगर पार्शियल प्रेशर कहीं मेंशन हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का इंडिविजुअल प्रेशर है। तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने कंपोनेंट ए का पी ए वेपर प्रेशर मान रखा है, और या इसको हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का नाम दे सकते हैं, कंपोनेंट बी को हमने पी बी मान रखा है। तो यहाँ पर टोटल वेपर प्रेशर क्रिएट होंगी, इन दोनों पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल आएंगे, ये टोटल वेपर प्रेशर है। मतलब दोनों लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं, दोनों लिक्विड फेज हमारे जो हैं इवोपरेट हो सकते हैं और हो रहे हैं। तो ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। इसी टॉपिक पर हमारा अगला जो डिस्कशन है वो राउल्स लॉ का है। आप लोग अच्छे से समझना, बहुत काम का टॉपिक है और आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चीज़ आनी चाहिए। थोड़ा सा आप ध्यान देना इसमें। राउल्स लॉ की तरफ मूव करते हैं, इसको हमें बड़े अच्छे से समझना है। राउल्स लॉ काफ़ी टॉपिक अच्छा है, और राउल्स लॉ को डिस्कस करने के लिए राउल्स लॉ ध्यान रखना, ये जो राउल्स लॉ है एक साइंटिस्ट हैं, उन्हीं के नाम पे दिया गया है। राउल्स लॉ समझने से पहले हम थोड़ा सा आपको ये चीज़ समझाना चाहेंगे। हम यहाँ पर दोनों कंपोनेंट को पहले अलग अलग देखो, यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे। यहाँ पर एक कंपोनेंट ए है, सरफेस पर केवल एक कंपोनेंट की वेपर अवेलेबल रहेंगी, कंटेनर क्लोज किया, यहाँ पर वेपर बनेंगी, इक्विलिब्रियम ऑप्ट होगा। तो जो यहाँ पर सिचुएशन क्रिएट होगी इसको हम पी नॉट ए का मान रखेंगे। मतलब कंपोनेंट ए का यहाँ पर देखो वेपर कंपोनेंट ए के सरफेस पर, क्योंकि अभी हम लोगों ने सोल्यूशन बनाया नहीं है, अभी हम लोगों ने इंडिविजुअल कंपोनेंट को ले रखा है। तो ये कंपोनेंट ए है यहाँ पर,
पूरे सरफेस पर जितने पार्टिकल हैं सब कंपोनेंट ए के हैं, वेपर जो बनेंगी वो कंपोनेंट ए की बनेंगी। अगर हम टेम्परेचर को चेंज नहीं करेंगे तो उस पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर पर यहाँ पर जो वेपर प्रेशर क्रिएट होगा कंपोनेंट ए का, चूँकि इसको अफेक्ट करने वाला दूसरा कोई नहीं है, इसलिए ये वैल्यू कांस्टेंट आएगी। मतलब इसीलिए हम लोगों ने इसको पी नॉट ए ले रखा है, मतलब ए कंपोनेंट का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर और एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ये अपने को समझना है। दूसरे नंबर देखा जाए यहाँ पर हम कंपोनेंट बी को लेते हैं, इसी के रिस्पेक्ट में कंपोनेंट बी, ये भी हमारा वोलेटाइल है। सरफेस पर पूरा का पूरा जो वेपर ये पार्टिकल होंगे कंपोनेंट बी के होंगे, यहाँ पर जो वेपर क्रिएट होंगी ये भी इसी की क्रिएट होंगी। इसको हम पी नॉट बी का नाम देते हैं। अगर हम टेम्परेचर को चेंज नहीं करेंगे तो आपको पता है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो यहाँ पर बी कंपोनेंट का वेपर क्रिएट होगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो आगे इसी को हमें पी नॉट ए और पी नॉट बी को एज अ कांस्टेंट यूज करना है। तो आपको इसीलिए मैं बार बार इस चीज़ को समझा रहा हूँ कि अगर हम टेम्परेचर को चेंज नहीं करें, क्योंकि आपको पता है कि वेपर प्रेशर को अफेक्ट करने के लिए हमारे पास दो फैक्टर हैं, नेचर ऑफ हमारा लिक्विड, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट ले सकते हैं, और टेम्परेचर। तो आपने जो कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी ले रखा है इनका नेचर तो फिक्स है, नेचर में तो कुछ होना नहीं है, बस इनके टेम्परेचर पर इनका पी नॉट ए या पी नॉट बी डिसाइड करेगा। टेम्परेचर ज़्यादा रखोगे ज़्यादा वेपर क्रिएट होंगी तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, अगर आप टेम्परेचर कम रखोगे तो ये वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर को चेंज ही नहीं किया तो ये दोनों वैल्यू कांस्टेंट बनी रहेंगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों कंपोनेंट को मिला करके हम अपना सोल्यूशन क्रिएट कर देंगे। कहने का मतलब ये, अब हमारा ये सोल्यूशन बन गया। देखा जाए ये कंपोनेंट ए और बी के मिक्स करने से बना है। अब आपको सबको पता है कि यहाँ पर सरफेस पर ए कंपोनेंट बी कंपोनेंट दोनों की वेपर हैं, क्योंकि दोनों फेज हमारे लिए देखा जाए वोलेटाइल हैं, ये ध्यान रखना। यहाँ पर हम ब्लैक कलर से एक कंपोनेंट को नॉर्मल से एक कंपोनेंट को दिखा रहे हैं, दोनों की वेपर क्रिएट होंगे, दोनों वेपर में कन्वर्ट होने वाले प्रोडक्ट हैं। अब यहाँ पर ए कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर इसको पी ए मान लेते हैं और बी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर हम पी बी मान लेते हैं। इस पूरे सोल्यूशन के बनने में ए कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन आएगा देखा जाए उसको एक्स ए मान लेते हैं, और बी कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन आएगा उसको एक्स बी मान लेते हैं। ये अपने को समझना है। मतलब क्या है कि सोल्यूशन के बनने में ए और बी का कुछ अमाउंट, कुछ रेशियो हमने इसके अंदर मिक्स कर रखा है। तो इनका कितने नंबर ऑफ मोल हमने मिला रखा, उनका फ्रैक्शन अगर हम ले लेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू देखो एक्स ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू एक्स बी। एक्स तो थोड़ा यहाँ पर मेंशन करना सही नहीं है, लेकिन मोल फ्रैक्शन को इसी सिंबल से, ऐसे ही एक्स जैसे सिंबल से हम दिखाते हैं, इसलिए हम लोगों ने एक्स ए और एक्स बी ले रखा है। और ए और बी ये पार्शियल वेपर प्रेशर है ए कंपोनेंट के और बी कंपोनेंट के। अब यहीं पर हम अपने आते हैं राउल्ट्स लॉ पर। सबसे पहले देखिए ए कंपोनेंट को अलग से मैंने ले रखा है, बी कंपोनेंट को अलग से ले रखा है। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो पी नॉट ए और पी नॉट बी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। दोनों को एक रेशियो में मिक्स करके मैंने सोल्यूशन बना रखा है। इसमें ए और बी के जो मोल फ्रैक्शंस हैं एक्स ए एक्स बी मैंने मान रखा है। वेपर क्रिएट होंगी, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा। ए कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर आएगा जिसको हम पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए का नाम देंगे, ये पी ए से हमने डिनोट कर रखा है, और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी को हमने पी बी से डिनोट कर रखा है। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। अब हमारा राउल्ट्स लॉ क्या है ये देखिए, बड़ा सिंपल सा रहा है। इन्होंने क्या माना है कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, ये इन्होंने माना है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर फॉर वोलेटाइल लिक्विड्स। ध्यान रखना दोनों कंपोनेंट वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रख रहे हैं, इसलिए इनको वोलेटाइल लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होने का बिहेवियर है। वोलेटाइल लिक्विड्स पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सच कंपोनेंट या मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस कंपोनेंट्स। जिस कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर हमने लिया है उसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये हमारा राउल्ट्स लॉ है। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर फॉर वोलेटाइल लिक्विड्स पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरी बात देखा जाए, अब इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल बनाना है तो हमें कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। पहले से ही हमने पी नॉट ए की बात कर रखी है कि अगर हम टेम्परेचर को चेंज नहीं करेंगे
तो हमारा जो एक कंपोनेंट का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है ये पी नॉट ए, ये कांस्टेंट रहेगा, इसलिए हमने इस जगह पर हमने कांस्टेंट पी नॉट ए को ले रखा है और एक्स ए मोल फ्रैक्शन है। सेम इसी तरह से बी कंपोनेंट के लिए लेते हैं, देखा जाए पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, और यहाँ पर पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, ये हमारा देखा जाए, यानी इसको हम कंपोनेंट, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड ऐसे मान लेते हैं। ये दोनों कंपोनेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर के इक्वल देखा जाए। अब इस चीज़ को यहाँ पर भी ले सकते हो कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सच कंपोनेंट एंड इट्स वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। ये भी हम चाहें तो राउट्स लॉ के बेसिस पर डिस्कस कर सकते हैं। राउट्स लॉ के लिए एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर या एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर वो तो लेना ही लेना है, क्योंकि टेम्परेचर से वेरी करेंगे। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सच कंपोनेंट, ये हम ले सकते हैं। ये भी हमारा राउट्स लॉ की डेफिनेशन बन सकती है। अब इस केस में देखा जाए, अगर हम यहाँ पर डाल्टन्स लॉ स्पेशली अप्लाई कर दें, यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ पीटी जो अपने सामने आएगा ये पी ए प्लस पी बी के इक्वल आएगा। डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर के बेसिस पर देखा जाए, टोटल प्रेशर आएगा ये दोनों कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल आएगा। अब दोनों कंपोनेंट के लिए वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं। अब आपको देखो यहाँ पर पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये हमारा रिलेशन स्पेशली बन जाता है और यही हमारा राउट्स लॉ है। इसको इसी बेसिस पर एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले देखो इन दोनों कंपोनेंट को समझ लो, प्योर स्टेट में अलग अलग हैं। यहाँ पर जिनका वेपर प्रेशर क्रिएट होगा फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा, दोनों से सोल्यूशन बनाएंगे। सोल्यूशन में ए और बी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को एक्स से एक्स भी ले रखा है। यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो वेपर बनेंगी उसमें ए कंपोनेंट के वेपर प्रेशर को हमने पी ए ले रखा है, बी को हमने पी बी ले रखा है, ये ध्यान रखना। और इस तरह देखा जाए हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सच कंपोनेंट। प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल बनाने के लिए हमने पी नॉट ए और पी नॉट बी एज अ कांस्टेंट सेलेक्ट कर लिए हैं। डाल्टन्स लॉ के पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग टोटल प्रेशर आएगा ए और बी कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल आएगा। इसको देखो हमने यहाँ पर पुट कर दिया। एक चीज़ आपको सबको पता है कि एक्स ए और एक्स बी किसी भी कंपोनेंट के अंदर जितने, किसी भी सोल्यूशन में जितने कंपोनेंट होंगे सबका जो मोल फ्रैक्शन आएगा टोटल वो हमेशा 1 आएगा। तो अगर हम यहाँ पर इस केस में देखा जाए एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, अपने को पता है। यहाँ पर देखिए एक्स ए इज इक्वल टू हमारे सामने क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स बी, या एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। तो यहाँ पर हम एक्स ए या एक्स बी के टर्म में चाहें तो एक टर्म में वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब इसी केस में देखो, अगर बाई चांस हम ये मान लें यहाँ पर पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस यहाँ पर पी नॉट बी, और एक्स बी की जगह पर हम चाहें, यहाँ पर देखा जाए एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी था और यहाँ पर एक्स बी इज इक्वल टू क्या 1 माइनस एक्स ए आ जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस एक्स ए, ये भी हमारा रिलेशन बन सकता है। तो आप लोगों को कहीं अगर ऐसे आपका राउट्स लॉ लिखा हुआ मिले तो भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप बड़े आसानी से राउट्स लॉ को क्लियर कर सकते हो। दूसरे नंबर पे देखो, यहीं पर एक अपनी बुक में एक डायग्राम बना हुआ है, बड़ा सिंपल सा डायग्राम है। उस डायग्राम को आप लोग देखिए, मैं इसी के साथ साथ बनाना चाह रहा हूँ। बड़ा सिंपल सा डायग्राम है, इसको मैं फिर से अलग से बनाता हूँ, आप लोग थोड़ा उस डायग्राम को देख लीजिए। ये चीज़ हटा के अब आप लोगों को डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर देखा जाए वो चीज़ मैं आपके सामने क्लियर कर रहा हूँ। आप लोग अच्छे से इसको समझना, क्योंकि राउट्स लॉ पर न्यूमेरिकल्स भी खूब बनते हैं। यहाँ पर देखा जाए हम लोगों ने कंपोनेंट ए को ले रखा है, इस वाले फेज में यहाँ पर हमने कंपोनेंट ए को ले रखा है, और यहाँ पर देखा जाए हम कंपोनेंट बी को लेके चल रहे हैं। मोल फ्रैक्शन, अब यहाँ पर देखा जाए इस जगह पर जो भी कंपोनेंट है चूंकि अपने आप में इंडिविजुअल है तो एक्स ए की वैल्यू 1 आ जाएगी और एक्स बी की वैल्यू 0, क्योंकि आपने ए कंपोनेंट के अंदर बी कंपोनेंट या कोई कंपोनेंट तो मिक्स किया नहीं है। तो टोटल जो मोल फ्रैक्शन आएगा इसका 1 आएगा और दूसरे वाले का 0 आएगा।
इस वाले केस में देखो एक्स बी की वैल्यू 1 आ जाएगी और एक्स ए की वैल्यू यहाँ पर देखो 0 आ जाएगी, ये सिचुएशन आ जाएगी। यहाँ पर अगर हम प्योर स्टेट में कांस्टेंट टेम्परेचर पर ए कंपोनेंट का वेपर प्रेशर देखो पी ए मान लेते हैं और यहाँ पर देखा जाए उसी सेम टेम्परेचर पर हम बी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर पी नॉट बी मान लेते हैं। मैं ये समझाना चाहूँगा, ये पी नॉट ए पी नॉट बी, ये अगर पी नॉट बी की वैल्यू हाई है इसका मतलब क्या है कि बी कंपोनेंट मोर वोलेटाइल है, और अगर पी नॉट ए की वैल्यू कम है तो ए कंपोनेंट कम वोलेटाइल है। कोई भी कंपोनेंट हम ऊपर या नीचे ले सकते हैं जब तक कि अपने न्यूमेरिकल में चीज़ पहले से दी नहीं गई है। अगर न्यूमेरिकल में दी जाएगी तो उस न्यूमेरिकल वैल्यू के बेसिस पे हम आइडिया लगा लेंगे। अब आप देखो जैसे जैसे ए कंपोनेंट के अंदर आप बी कंपोनेंट मिक्स करोगे सोल्यूशन बनता जाएगा, तो अब इसका वेपर प्रेशर देखो कम होता चला जाएगा। तो ये हमारे सामने देखो रिलेशन बनेगा। मेरे कहने का मतलब ये जो हमारे सामने लाइन क्रिएट हुई है ये देखा जाए ये पी ए है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है, ये ध्यान रखना आप लोग। वही सेम कंडीशन इसमें बी कंपोनेंट के अंदर ए कंपोनेंट देखो ये मोल फ्रैक्शन है, इस सिचुएशन में मोल फ्रैक्शन ले रखा है। धीरे धीरे वो कह रहा है कि एक्स ए की वैल्यू कम होती जा रही है, बी की वैल्यू बढ़ती जा रही है। अगर हम इसको बी यानी बी कंपोनेंट मिक्स करते जा रहे हैं, वही कंडीशन देखो यहाँ पर ही बनेगी। आपके सामने देखा जाए ये रिलेशन सीधा सा बनेगा, ये पूरी लाइन सीधी है, थोड़ा सा अगर टेढ़ी मेढ़ी से बने तो भी आप लोग इसको सीधा ही मानिएगा, क्योंकि ये पूरी लाइन आपके सामने जो है ये स्ट्रेट है। तो ये ध्यान रखना है अपने को। यहाँ पर देखा जाए बी कंपोनेंट के बेसिस पर हम लेके चल रहे हैं स्पेशली, ये हमारा रिलेशन देखो बन रहा है। अब बी कंपोनेंट में आपने ए कंपोनेंट मिक्स करना शुरू कर दिया, तो ये जो हमारे सामने लाइन है ये क्या है, पी बी है। जैसे जैसे आप बी कंपोनेंट के अंदर मिक्स करोगे ए कंपोनेंट तो इसका मोल फ्रैक्शन कम होता जाएगा और ये बढ़ता जाएगा, और धीरे धीरे देखो वेपर प्रेशर इसका जब मोल फ्रैक्शन घटेगा, क्योंकि आपको पता है कि पार्शियल प्रेशर जो है मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मोल फ्रैक्शन की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो ये वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी, और जो टोटल वैल्यू हमारे सामने निकल करके आ जाएगी ये देखो स्ट्रेट लाइन आएगी, पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। किसी भी सिचुएशन में देखा जाए जो हमारा डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग टोटल वैल्यू आएगी पी ए प्लस पी बी के इक्वल आएगी। ये अपने को ध्यान में रखने की जरूरत है। ये ग्राफ अपने बुक में बना हुआ है, बिल्कुल इसी के बेसिस पर ये चीज़ बनाई गई है, कहीं अलग से कोई डाटा कलेक्ट नहीं किया गया है। दूसरी बात और न्यूमेरिकल में एक पॉइंट और, ये जो पूरा का पूरा सिचुएशन हमारे सामने है ये वेपर और लिक्विड फेज के अकॉर्डिंग है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ऐसा न्यूमेरिकल्स हमारे सामने आता है, यहाँ पर अगर हमें मोल फ्रैक्शन की बात की जाएगी तो लिक्विड फेज में ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन और बी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन क्या है। अगर हमें न्यूमेरिकल में दिया गया है कि गैसियस फेज में मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो आप कभी ये मत सोचना कि जो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू लिक्विड फेज में होगी वही सेम वैल्यू गैसियस फेज में होगी, ऐसा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है, मान लो कि हमारे यहाँ पर कंपोनेंट अगर हमने ले रखा है, सपोज कर लीजिए यहाँ पर ए और बी कंपोनेंट लिया है, इसके मोल फ्रैक्शन को एक्स ए और इसके मोल फ्रैक्शन को एक्स बी आपने लिया है। यहाँ पर आपने वेपर बनाया है, ये जो वेपर बनेंगी, अब यहाँ पर देखा जाए अगर हम इसको देखा जाए वाई ए और वाई बी ये लेके चलते हैं। अब हो सकता है कि ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आपने ज़्यादा तो लिया, ज़्यादा अमाउंट मिलाया, लेकिन ये कम वोलेटाइल है, लेस वोलेटाइल है, इसकी वेपर कम बनेंगी। ये अमाउंट यहाँ पर तो ज़्यादा है लेकिन वेपर कम आएंगी, तो वहाँ पर मोल फ्रैक्शन की वैल्यू वेपर फेज में कम आएगी। अगर आपका बी कंपोनेंट कम अमाउंट में मिलाया है लेकिन मोर वोलेटाइल है तो उसकी वेपर ज़्यादा बनेंगी, तो वेपर फेज में उसका मोल फ्रैक्शन की वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो मोल फ्रैक्शन के लिए आप लोगों को 11th क्लास वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, गैसियस फेज में हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर ध्यान रखना, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, ये जो हमारे सामने पूरी कहानी है ये लिक्विड फेज के लिए है। अब आपको पता है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज अगर अपने को लेना होता है, जो हम लोगों को पता है कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको पता है कि हमें चाहिए मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू, आपके सामने देखो आ जाएगा पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर। ये जो आपके सामने फार्मूला है ये पिछले साल
11th क्लास में गैसियस फेज में डिस्कस किया गया था। तो उस फार्मूले का यूज़ करके हम न्यूमेरिकल में ये वैल्यू पुट करेंगे। अभी हम इस पर न्यूमेरिकल भी कराएंगे, अगला वीडियो आप लोगों को न्यूमेरिकल से रिलेटेड बनेगा, तो उसमें आप देखना कैसे हमने इस फार्मूले को इम्प्लीमेंट किया है। तो ये आपके सामने सिचुएशन पूरी तरह से राउल्ट्स लॉ की होनी चाहिए, और ये मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। अब हम इसके आगे चलना चाहेंगे अगले फेज की तरफ, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना। अगला जो अपना कॉन्सेप्ट ये है स्पेशली राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स की तरफ थोड़ा सा मैं बात कर लूँ, फिर हम आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन की तरफ आएंगे और उसका डिस्कशन करूंगा मैं। सिंपल सा एक डिस्कशन है और आप लोगों को अच्छे से इसको समझने की जरूरत है। आप लोग हमेशा इसका ध्यान रखना। अब यहाँ पर राउल्ट्स लॉ फॉर लिक्विड सॉल्यूशन containing नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। बड़ा सिंपल सा केस है, आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। अभी एक लाइन में जल्दी समझ में आ जाएगा। अभी जैसे हम लोगों ने यहाँ पर सोल्यूशन बनाया था, आपको पता है सोल्यूशन हम पहले से ले लेते हैं। यहाँ पर भी वही सेम कंपोनेंट ए और बी को मिला के हमने बनाया है। इसका मोल फ्रैक्शन एक्स से और इसके मोल फ्रैक्शन को हम एक्स बी से मान लेते हैं। अब यहाँ पर केवल एक कंपोनेंट वोलेटाइल है, सॉल्वेंट वोलेटाइल है और सॉल्यूट वोलेटाइल नहीं है। तो जो वेपर यहाँ पर क्रिएट होंगी ये केवल सॉल्वेंट की क्रिएट होंगी। सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है, वेपर बनने का बिहेवियर उसका जीरो है। तो आपको सबको पता है कि अगर इस केस में देखा जाए, हमारे सामने जो पी निकल के आया था पी नॉट ए एक्स से प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये जो हमारा रिलेशन निकल कर गया था मोल फ्रैक्शन वाला, अगर हम बी कंपोनेंट को मान लेते हैं ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो जब ये वेपर बनेगा ही नहीं इस केस में, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन इसकी कुछ भी हो, क्योंकि वेपर ही नहीं बनेगा, ये पूरा जो कंपोनेंट हमारे सामने ये वैल्यू निकल करके आएगी, ये स्पेशली देखा जाए हमारे सामने क्या निकल के आएगी, जीरो आ जाएगी। तो जो हमारा पी का रिजल्ट आएगा पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। यहाँ पर जो टोटल वेपर प्रेशर क्रिएट होगा ये कंपोनेंट ए की वजह से क्रिएट, क्योंकि कंपोनेंट ए वोलेटाइल है। राउल्ट्स लॉ फॉर लिक्विड कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो हमने बी कंपोनेंट को सॉल्यूट माना है, नॉन वोलेटाइल इसको कंसिडर कर लिया। तो यहाँ पर वेपर बी कंपोनेंट की तो बनेगी नहीं। नॉन वोलेटाइल का मतलब जो वेपर न बन सके, जैसे वाटर के अंदर NaCl डाल दो, शुगर डाल दो, ग्लूकोज डाल दो, यूरिया डाल दो, तो सब नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं। जब नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स उनकी वेपर नहीं बनेगी, केवल लिक्विड फेज की कंपोनेंट बनेगी, यानी वेपर की वाटर कंपोनेंट की वेपर क्रिएट होगी। दूसरा कंपोनेंट हमारा बनेगा नहीं। अब थोड़ा सा इसी को हम रीअरेंज करेंगे तो हमारा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बन जाएगा। अब इसमें देखो हमारे पास पी की जगह पर यहाँ पर जो टोटल प्रेशर है इसको हम देखो PS मान लेते हैं, S फॉर सोल्यूशन। ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि हमारे सोल्यूशन के अंदर देखा जाए ये जो टोटल प्रेशर आ रहा है ये कंपोनेंट इस कंपोनेंट ए कंपोनेंट की वजह से आ रहा है। बी कंपोनेंट ने तो पहले से ही जीरो सिचुएशन बना दी, क्योंकि यहाँ पर वेपर तो बनने की टेंडेंसी उसकी है ही नहीं। तो उसमें हम PS ले लेते हैं इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। अब यहाँ पर देखा जाए PS अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स ए, ये हम रिलेशन बना लेते हैं। अब दोनों साइड में क्या करते हैं, वन में से माइनस कर देते हैं, तो 1 माइनस PS अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। अब जरा इसको रीअरेंज करने के बाद हमारे सामने क्या बनेगा, देखो पी नॉट ए माइनस PS अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए, जगह पर हम एक्स भी ले सकते हैं। ये हमारा देखो एक रिलेशन क्रिएट हो गया राउल्ट्स लॉ। लेकिन ये जो सिचुएशन हमारे सामने है ये केवल और केवल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के अकॉर्डिंग है। इसके पहले जो राउल्ट्स लॉ डिस्कस किया गया था उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल थे। ध्यान रखना आप लोग इस पॉइंट को। तो ये राउल्ट्स लॉ फॉर लिक्विड सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के
रिगार्डिंग हम ये डिस्कशन पूरा कर रहे हैं आपके सामने। क्या कंडीशन आपके सामने क्रिएट हुई, ये कंपोनेंट हमने सॉल्यूट मान लिया, इसकी वेपर बनेंगे ही नहीं, यहाँ पर उसका प्रेशर 0 आएगा, केवल इस कंपोनेंट की वजह से प्रेशर क्रिएट होगा, इसलिए मैंने PS मान लिया सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, और इसको देखो रीअरेंज करके ये सिचुएशन बना दी। यहाँ पर जो P0A है, एक कंपोनेंट का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है और ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने के बाद जो वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ है, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर, इसको हम नाम देते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। P0A माइनस PS, ये लोअरिंग, कितना वेपर प्रेशर कम हुआ है। और चूंकि P0A कांस्टेंट है तो इसके रिस्पेक्ट में कितना कम हुआ, ये पूरी रिलेटिव लोअरिंग हमारे सामने आ जाती है। P0A माइनस PS अपॉन P0A रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो अब ये हमारा राउल्ट्स लॉ बन जाता है। क्या? फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ध्यान रखना, फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। ध्यान रखना, जैसे जैसे आप यहाँ पर सॉल्यूट पार्टिकल के अमाउंट को बढ़ाते जाओगे, मतलब सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बढ़ता चला जाएगा इस केस में, तो वहाँ पर देखा जाए उससे क्या होगा कि रिलेटिव लोअरिंग की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी। ध्यान रखना इस पॉइंट को। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखा जाए पूरी वैल्यू स्पेशली ये है P0A माइनस PS अपॉन P0A, आगे एक टर्म आएगा हमारे सामने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उससे भी हम इसको रिलेट करेंगे। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में हमारा राउल्ट्स लॉ अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में निकालना है तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ध्यान रखना, टेम्परेचर वैसे तो हमें कांस्टेंट रखना ही रखना है, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। ये हमारा राउल्ट्स लॉ बन जाएगा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के रिकॉर्डिंग, इसलिए आप लोगों को इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। अब हमें लगता है ये चीज़ आप लोगों के समझ में आई होगी। अब यहीं पर एक छोटा सा केस और आता है, राउल्ट्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, वो भी पॉइंट खत्म कर लेते हैं, फिर हम आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन की तरफ आगे स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा आप लोगों का बड़ा बनेगा, लेकिन आप लोग पूरा वीडियो देखना, इसमें मैं पूरे राउल्ट्स लॉ को एक साथ कवर करना चाह रहा हूँ, इसलिए अगर थोड़ा सा टाइम लगे तो भी आप लोग गिव अप मत करना, वीडियो जरूर देखना। इस केस में राउल्ट्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। हेनरीज लॉ, राउल्ट्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। अब इसमें देखो हेनरी लॉ हम लोगों ने क्या लिया था, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, ये हमने लिया था, ये हेनरी लॉ है, हेनरी लॉ लिया गया था। और यहाँ पर पार्शियल प्रेशर जो लिया गया था ये P0A, अगर हम PA लेके चलते हैं और x से, ये हमारा राउल्ट्स लॉ स्पेशली राउल्ट्स लॉ है। अब इसमें देखो ये बस डिफरेंस, ये हेनरी लॉ गैस की लिक्विड के अंदर सॉल्बिलिटी के बेसिस पर बना हुआ है, मतलब हमारा गैसियस कंपोनेंट लिक्विड में जो डिसॉल्व हो रहे हैं उसके बेसिस पर ये बना हुआ है। तो यहाँ पर उस गैस का जो पार्शियल प्रेशर है ये इक्वल टू, ये हेनरी लॉ कांस्टेंट है, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सच गैसियस प्रोडक्ट इन द सॉल्यूशन, इसके रिगार्डिंग देखो दिया गया है हमारा हेनरी लॉ, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन प्योर स्टेट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन, इसके प्रोडक्ट के इक्वल है। यहाँ पर देखो हमने जो कांस्टेंट ले रखा है हेनरी लॉ के अंदर, एक KH ले रखा है, और राउल्ट्स लॉ के अंदर जो हमारा कांस्टेंट है वो P0A है। ध्यान रखना, अगर ये KH हेनरी लॉ कांस्टेंट और P0A दोनों कांस्टेंट हो जाएं तो हेनरी लॉ और राउल्ट्स लॉ दोनों सेम हो जाएंगे। अगर दोनों वैल्यू सेम हो जाएं, हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू और P0A की वैल्यू, तो उस केस में हमारा हेनरी लॉ और राउल्ट्स लॉ दोनों सेम हो जाएंगे। बस डिफरेंस इतना है, ये गैस की सॉल्बिलिटी के बेसिस पर हेनरी लॉ बना हुआ है और हमारा राउल्ट्स लॉ सॉलिड या लिक्विड के सॉल्बिलिटी के बेसिस पर बना हुआ है, बस इतना डिफरेंस है। दूसरे नंबर पे देखा जाए, हम राउल्ट्स लॉ में जो कांस्टेंट यूज करते हैं ये प्योर स्टेट में ए कंपोनेंट का या बी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है, लेकिन जो KH है हेनरी लॉ कांस्टेंट, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड एक वैल्यू है
जो पर्टिकुलर गैस के लिए तो कांस्टेंट आएगी और अलग अलग गैस के लिए अलग अलग आएगी, ये ध्यान रखना। यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन है, पी नॉट ए की वैल्यू पर्टिकुलर टेम्परेचर पर पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए तो कांस्टेंट आएगी, लेकिन पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अलग अलग कंपोनेंट के लिए अलग अलग आएगी, ये ध्यान रखना है। एक छोटा सा पॉइंट हमारे सामने ये था, राउल्ट्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। ये भी अपने बुक में छोटा सा टॉपिक है, मैंने इसको समझा भी दिया, आप लोगों के पल्ले ही पड़ा होगा, स्पेशली इसमें और ज़्यादा टाइम खर्च करने की कोई ज़रूरत अपने लिए है नहीं। अगर एक क्वेश्चन आएगा अभी तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और बड़े आसानी से आप अगर 2-3 पॉइंट्स में डिस्कस कर दोगे तो अपने पूरे मार्क्स इसमें कवर हो जाएंगे। इसलिए आप लोग सभी लोग इसको अच्छे से समझने का प्रयास करना। अब थोड़ा सा हम आगे आना चाहेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन पर। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप जरा ध्यान देना। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, ये ध्यान रखना आप लोग। सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशंस, आइडियल सॉल्यूशंस देखो 3 केस अपने को ध्यान रखना है। आइडियल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, ध्यान रखना। अगर आपसे क्वेश्चन आया व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन, 1 मार्क्स क्वेश्चन आएगा और आपको ये 3 पॉइंट्स जरूर मेंशन करने हैं। पहला ध्यान रखना, द सॉल्यूशन विच ओबे राउल्ट्स लॉ ओवर इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन आर नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन विच ओबे राउल्ट्स लॉ ओवर इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन की कोई भी रेंज रखी जाए, राउल्ट्स लॉ अगर सॉल्यूशन के थ्रू फॉलो हो रहा है तो वो सॉल्यूशन हमारा आइडियल सॉल्यूशन होगा। ये लाइन आपको देना ही देना है, किसी कीमत पर ये भूलना ही नहीं है। ये तो फर्स्ट नंबर पर हमें देना पड़ेगा। सेकंड नंबर पर आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा, जहां पर आपने दोनों कंपोनेंट को मिक्स को किया, डेल्टा मिक्सिंग H इक्वल टू 0 आनी चाहिए। ध्यान रखना इस केस में डेल्टा मिक्सिंग H मतलब ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट को हम मिक्स करें और एंथैल्पी चेंज की वैल्यू 0 होनी चाहिए। ना तो एनर्जी लिबरेट हो ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो, कोई एनर्जी में चेंजेस ना हो, इसलिए डेल्टा मिक्सिंग H की वैल्यू 0 आनी चाहिए। और साथ में डेल्टा मिक्सिंग V की वैल्यू भी 0 आनी चाहिए। ये अपने दिमाग में रहना चाहिए कि ये आइडियल सॉल्यूशन के कंसेप्ट हैं। अगर कभी आइडियल सॉल्यूशन पर क्वेश्चन बनता है तो पहली लाइन आपके दिमाग में ये आनी चाहिए, द सॉल्यूशन विच ओबे राउल्ट्स लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन आर नोन एज आइडियल सॉल्यूशंस। सेकंड नंबर पर क्या दोगे, डेल्टा मिक्सिंग H इज इक्वल टू 0, डेल्टा मिक्सिंग V इज इक्वल टू 0। तो अब ये तीनों कंडीशन मिलेंगी तो ये हमारा आइडियल सॉल्यूशन फॉलो करेगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या कंडीशन आएगी, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में यहां पर भी यही तीनों कंपोनेंट की बात हम लोग करेंगे। पहले नंबर पर द सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन आर नोन एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन की हर रेंज में, एक लंबे रेंज में अगर राउल्ट्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है तो सॉल्यूशन नॉन आइडियल होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। साथ में देखो डेल्टा मिक्सिंग H की वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं आएगी, नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए 0 आ रही थी, लेकिन यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0। और इसी केस में डेल्टा यहाँ पर मिक्सिंग V इज नॉट इक्वल टू 0, ये वैल्यू भी 0 हमारी नहीं आनी चाहिए। तो ऐसे केस में ये हमारे पास बड़ा सिंपल सा केस है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यहाँ पर देखा जाए कुछ एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कि अगर हम लोगों ने मान लो कि इसका एग्जाम्पल लेके चलना चाहेंगे, देखो बेंजीन एंड टॉलुइन, ये हमारा देखा जाए आइडियल सॉल्यूशन से रिलेटेड है। हम यहाँ पर चाहें तो हेक्सेन प्लस हेप्टेन, ये सब भी आइडियल सॉल्यूशंस हैं। यहाँ पर ब्रोमोइथेन प्लस क्लोरोइथेन, ये कुछ ऐसे सेलेक्टिव एग्जाम्पल्स हैं, और भी एग्जाम्पल बन सकते हैं जहां पर पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो
जो इनिशियली था सोल्यूशन बनने के बाद भी अगर वही सेम इंटरेक्शन क्रिएट होगा तो आइडियल सोल्यूशन होगा, और अगर इंटरेक्शन में डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा तो हमारा सोल्यूशन नॉन आइडियल हो जाएगा। अब इसके आगे देखा जाए, हम नॉन आइडियल सोल्यूशन को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। तो उसकी तरफ थोड़ा सा हम बढ़ना चाहेंगे। हमें लगता है कि आइडियल सोल्यूशन नॉन आइडियल सोल्यूशन आप लोगों के दिमाग में पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा, ये क्या नई चीज़ है। अब थोड़ा सा हम आगे चलेंगे, नॉन आइडियल सोल्यूशन पर हमारा कॉन्सेप्ट आएगा। कभी क्वेश्चन आए तो आप लोगों को अच्छे से इसका आंसर देना है, और किसी कीमत पर देखो इसमें कोई गलती नहीं रखनी है, क्योंकि अपने को पूरे मार्क्स सब कुछ क्वेश्चन के चाहिए, पूरे मार्क्स लेने हैं, और थोड़ी सी मेहनत करके ये मार्क्स लिए जा सकते हैं, इजी गोइंग हम इसको गेन कर सकते हैं। थोड़ा सा आप इसका ध्यान रखना। हमारा जो डिस्कशन है यहाँ पर, सबसे पहले हम नॉन आइडियल सोल्यूशन में देखा जाए, इसमें दो पार्ट आएगा, एक पॉजिटिव डेविएशन का, दूसरा नेगेटिव डेविएशन का। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ये ध्यान रखना अपने को। हमारे पास क्या देखा जाए, नॉन आइडियल सोल्यूशन, एक तो देखा जाए पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा नेगेटिव डेविएशन। तो पहले मैं पॉजिटिव डेविएशन का डिस्कशन कर लूँ, फिर हम नेगेटिव डेविएशन का डिस्कशन करूंगा। देखो यहाँ पर सिचुएशन क्या है कि नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं, कि जो हमारा राउल्ट्स लॉ है, अगर पॉजिटिव डेविएशन आ रहा है तो ऐसे केस में हम नॉन आइडियल सोल्यूशन को पॉजिटिव डेविएशन वाले टर्म में हम इसको अलग करते हैं। और दूसरे नंबर पे देखा जाए, यहीं पर हमारा एक डिस्कशन और हम ले लेते हैं बी वाले को। यहाँ पर नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ये अपने को ध्यान में रखना है, दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना है। इसमें देखिए पॉजिटिव डेविएशन कब बनेगा, जब हम मान लिया जाए कि एक कंपोनेंट हमारे पास, एक कंपोनेंट है, मान लो कि ये हमारा कंपोनेंट है, ये एक कंपोनेंट है, इसमें जितने भी पार्टिकल हैं उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये ए कंपोनेंट के बीच में है। दूसरा कंपोनेंट हमारे सामने, इसको बी कंपोनेंट मान लेते हैं, तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये बी इंटरेक्शन है। दोनों को मिला करके जो हमने सोल्यूशन बनाया है, यहाँ पर ध्यान रखना, इसमें ए बी इंटरेक्शन क्रिएट होगा। अगर ये जो ओल्डर इंटरेक्शन है, समझना मेरी बात, जो ए और बी के बीच में इनिशियली इंटरेक्शन क्रिएट हुआ है, अगर सोल्यूशन बनने के बाद ये इंटरेक्शन कम हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, तो ऐसे केस में हमारा सोल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। ध्यान रखना, मतलब जो ओल्डर इंटरेक्शन है ये स्ट्रांग है और न्यू इंटरेक्शन जो क्रिएट हुआ है ये वीक क्रिएट हुआ है, तो ऐसे केस में हमारा सोल्यूशन पॉजिटिवली डेविएट होगा फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। मतलब क्या रहा कि सोल्यूशन बनने के बाद जो ए और बी कंपोनेंट के बीच में इंटरेक्शन क्रिएट हुआ है, ये इंटरेक्शन सोल्यूशन बनने से पहले इनका जो इंडिविजुअल आपस में पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन था, इंटरेक्शन था, उसके रिस्पेक्ट में ये अट्रैक्शन वीकर है, या ओल्डर इंटरेक्शन स्ट्रांग है, न्यू इंटरेक्शन वीक है। आपको इस चीज़ पर ध्यान रखने की जरूरत है। तो ऐसे केस में हमारा पॉजिटिव डेविएशन बनेगा। अब जरा देखिए, सपोज कर लीजिए कहीं पर भी कोई एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। मान लिया जाए कि हम स्पेशली ले लेते हैं C2H5OH, और इसी में देखा जाए हम ले लेते हैं H2O। अब जरा ध्यान देना, इथाइल अल्कोहल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, वाटर के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, लेकिन जब इथाइल अल्कोहल और वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्रिएट होंगे, दोनों को एक में मिक्स करोगे, तो जो इनमें आपस में इंटरेक्शन क्रिएट होगा वो इनिशियल इंटरेक्शन के रिस्पेक्ट में वीकर होगा, इसलिए पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगे। दूसरे नंबर पे देखो,
अब राउल्ट्स लॉ तो डेविएट हो ही रहा है साथ में यहाँ पर डेल्टा, यहाँ पर देखा जाए मिक्सिंग एच की जो वैल्यू आएगी ये देखो पॉजिटिव में आएगी या निगेटिव में, पहले जरा इसकी बात कर लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो इनिशियल इंटरेक्शन बन रहा है इस इंटरेक्शन को ब्रेक करने के लिए एनर्जी की नीड होगी। आप हमेशा ध्यान रखना, कभी भी कोई फिजिकल इंटरेक्शन हो या केमिकल इंटरेक्शन हो, चाहे कोवेलेंट बॉन्ड हो, आयनिक बॉन्ड हो, कैसा भी हो, अगर इनिशियल इंटरेक्शन जो है जब कहीं पर इंटरेक्शन ब्रेक करना होता है तो वहाँ पर एनर्जी पे करनी पड़ती है, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। और अगर कहीं पर इंटरेक्शन क्रिएट होता है तो एनर्जी लिबरेट होती है। अब जरा देखो, ओल्डर इंटरेक्शन स्ट्रांग है मतलब अपने को ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और यहाँ कम एनर्जी लिबरेट होगी। रिजल्ट क्या होगा, एनर्जी तो कम लिबरेट होगी और यूज ज़्यादा होगी, तो हमारा पूरा सिस्टम जो है देखा जाए एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा पूरे सिस्टम का। मतलब डेल्टा मिक्सिंग एज की वैल्यू देखा जाए यहाँ पर पॉजिटिव आएगी, एंडोथर्मिक चेंज होगा, पूरा कंटेनर कूल हो जाएगा। इनिशियली जो टेम्परेचर होगा उससे लोअर टेम्परेचर यहाँ पर बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि एनर्जी कंज्यूम हो रही है। क्यों कंज्यूम हो रही है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इनिशियली है इंडिविजुअल पार्टिकल के बीच में है, इस अट्रैक्शन को ब्रेक करने में हमें हाई एनर्जी देनी पड़ी और यहाँ लेस एनर्जी लिबरेट हुई। तो अल्टीमेटली चेंज क्या हुआ, अल्टीमेटली एक चेंज हुआ, यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब हुई। और कभी भी एनर्जी अगर एब्जॉर्ब होती है तो डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव में आती है, एंडोथर्मिक चेंज होता है। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि ए और बी कंपोनेंट को मिक्स किया गया है और सोल्यूशन हमारा कूल हो गया, ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है, डेविएशन के टाइप बताइए, पता होना चाहिए पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। अगर वार्म हो जाएगा तो नेगेटिव डेविएशन, उसकी तरफ भी आ रहे हैं अभी। साथ में देखो डेल्टा, यहाँ पर मिक्सिंग वी की वैल्यू जो आएगी ये भी देखो पॉजिटिव में आएगी। कैसे, यहाँ पर अट्रैक्शन स्ट्रांग है और यहाँ अट्रैक्शन वीक है, तो सीधा सा कॉन्सेप्ट, जब अट्रैक्शन कम होगा तो पार्टिकल दूर दूर जाएंगे, तो डेल्टा वी की वैल्यू जो आएगी प्लस में जाएगी। मतलब सोल्यूशन का जो वॉल्यूम क्रिएट होगा ये इनिशियली ए और बी कंपोनेंट के मिक्स करने वाले वॉल्यूम से ज़्यादा आएगा, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया और इनिशियली ज़्यादा था। ये अपने को ध्यान में रखने की जरूरत है आप सबको। यहीं पर देखा जाए ग्राफ समझाना चाह रहा हूँ मैं आप लोगों को, बड़ा सिंपल सा ग्राफ है, थोड़ा सा आप ध्यान से इसको देखना। यहाँ पर देखो फिर वही ए कंपोनेंट लिया, यहाँ पर हमने बी कंपोनेंट लिया, मोल फ्रैक्शन जैसा इसके पहले हम लोगों ने बनाया था। यहाँ पर एक्स ए इज इक्वल टू 1 और एक्स बी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर एक्स बी इज इक्वल टू 1 और एक्स ए इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखा जाए ये पी नॉट बी है और ये हमारा पी नॉट ए है। आपको पता है कि जो रियल कंडीशन आएगी अपना राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग, वो तो देखो एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए और ये टोटल प्रेशर देखो ये आना चाहिए था, एक स्ट्रेट लाइन अपने को मिलनी चाहिए। लेकिन चूंकि सोल्यूशन का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनिशियली ज़्यादा था, सोल्यूशन बनने के बाद ये अट्रैक्शन कम हो गया, तो वेपर बनने का जो बिहेवियर आएगा वो सोल्यूशन फेज में इधर जो कंपोनेंट जो इंडिविजुअल कंपोनेंट है उनसे ज़्यादा आएगा, मतलब ज़्यादा वेपर बनेगी। तो इसीलिए जो डेविएशन देखो यहाँ पर क्रिएट होगा, ऐसे क्रिएट होगा। ये जो हमारे सामने देखा जाए ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है जो मैं दिखा रहा हूँ। अब ये देखो ये पी ए है, ये आपका पी बी है और यहाँ पर देखा जाए टोटल सिचुएशन आएगी ये पी टी आ जाएगी, पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। हमारे कहने का मतलब ये जो ग्राफ आपकी बुक में बना है ये पॉजिटिव डेविएशन को शो कर रहा है, ये अपने को समझ में आनी चाहिए। क्या कंडीशन है, जो हमने डॉटेड लाइन दिखा रखी है तो हमारा राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग सिचुएशन है। लेकिन चूंकि यहाँ पर जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर गया तो जो स्केपिंग टेंडेंसी होगी हमारे दोनों कंपोनेंट की वो जितनी आनी चाहिए उससे ज़्यादा बनेगी। तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा कि वेपर जितना ज़्यादा आना चाहिए था स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग देखो उससे ज़्यादा आएगा। तो हम लोग देखा जाए ये अपवर्ड ग्राफ शो कर रहे हैं। ये पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखो इथाइल अल्कोहल और वाटर का है। इस तरह से और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, बना सकते हैं। मैं अपने नोट्स में कई एग्जाम्पल मैंने साथ में डाल रखे हैं, आप लोग उसको पढ़ना समझना। अब थोड़ा सा हम नेगेटिव डेविएशन पर आना चाहेंगे। नेगेटिव डेविएशन में क्या कंडीशन आएगी, जैसे मान लो कि ये ए कंपोनेंट है, यहाँ पर ए और ए के बीच में अट्रैक्शन है, यहाँ पर बी कंपोनेंट है हमारा देखा जाए, यहाँ पर बी और बी के बीच में अट्रैक्शन है, और जो हमारा सोल्यूशन बनेगा यहाँ पर ए और बी के बीच में जो अट्रैक्शन क्रिएट होगा ये अट्रैक्शन इस इनिशियल अट्रैक्शन से स्ट्रांग होगा, समझना।
अगर ये अट्रैक्शन ज़्यादा होगा और इनिशियल अट्रैक्शन या ऑर्डर इंटरेक्शन वीक होगा तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि इस केस में नेगेटिव डेविएशन क्रिएट होगा। जरा यहाँ पर डेल्टा एच और डेल्टा वी, डेल्टा एच मिक्सिंग एच की बात कर लेते हैं। मिक्सिंग एच की वैल्यू जरा एक बार चेक किया जाए। देखो यहाँ पर बॉन्ड को ब्रेक होने में, जो इनिशियल बॉन्ड है इसको ब्रेक होने में कम एनर्जी कंज्यूम होगी, और यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है चूंकि इसके रिस्पेक्ट में स्ट्रांग बन रहा है इसलिए ज़्यादा एनर्जी लिबरेट होगी। तो अल्टीमेटली एक्सोथर्मिक चेंज आएगा और ये वैल्यू नेगेटिव साइन में आएगी। आपको पता है नेगेटिव साइन का मतलब एक्सोथर्मिक चेंज, पूरा पूरा कंटेनर वार्म हो जाएगा। अगर कहीं ये क्वेश्चन आ जाए बाई चांस आपके सामने कि अगर ए और बी कंपोनेंट को मिक्स किया गया और कंटेनर वार्म हो गया, सोल्यूशन के डेविएशन का टाइप क्या होगा? नेगेटिव डेविएशन आपके दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव डेविएशन मीन्स यहाँ पर देखो सोल्यूशन यहाँ पर एक्सोथर्मिक बिहेवियर दिखा रहा है, क्योंकि अट्रैक्शन स्ट्रांग है और इनिशियल अट्रैक्शन वीक है। अट्रैक्शन को ब्रेक करने में कम एनर्जी कंज्यूम हुई और स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन क्रिएट हुआ है, उसलिए ज़्यादा एनर्जी लिबरेट हुई है। डेल्टा मिक्सिंग वी की बात कर लेते हैं। ये भी देखा जाए नेगेटिव सिचुएशन में ही आएगी। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ेगा तो पार्टिकल क्लोज आएंगे और रिजल्ट क्या होगा कि जितना वॉल्यूम ए और बी का आप यहाँ मिक्स करोगे उससे कम वॉल्यूम का हमारा सोल्यूशन क्रिएट होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। ये चीज़ आपके समझ में आनी चाहिए। अब जरा इसको ग्राफिकली समझा दें। यहाँ पर देखा जाए, जैसे इसमें देखा जाए हम एग्जाम्पल ले सकते हैं एसीटोन का और क्लोरोफॉर्म का, और भी एग्जाम्पल्स हैं। एसीटोन और एसीटोन के बीच में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, क्लोरोफॉर्म के बीच में भी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, लेकिन जब दोनों को मिलाओगे तो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, जो कि इनिशियल अट्रैक्शन से स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। तो वो सिचुएशन कभी क्रिएट होगी तो वो नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल बनेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा ग्राफिकली इसको दिखाया जाए, जैसा कि आप सबको पता है। फिर वही सेम केस, यहाँ पर हमने ए कंपोनेंट को लिया है, यहाँ पर एक्स ए इज इक्वल टू 0 और एक्स ए इज इक्वल टू 1 और एक्स बी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने बी कंपोनेंट को ले रखा है, एक्स बी इज इक्वल टू 1 और एक्स ए इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखा जाए पी नॉट ए है, यहाँ पर देखा जाए पी नॉट बी। आप ये मत समझना यानी हम इसको भी ऊपर की तरफ दिखा सकते हैं, इसको नीचे की तरफ दिखा सकते हैं, ये तो अपने ऊपर डिपेंड है। रियल में जो राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग देखा जाए, सबको पता है कि ये सिचुएशन आनी चाहिए। ये स्टेट ग्राफ हमारे सामने बनेगा, ये राउट्स लॉ की। लेकिन सोल्यूशन बनने के बाद हो क्या रहा है कि चूंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, इसलिए वेपर बनने का जो बिहेवियर आएगा हमारे ए और बी कंपोनेंट का, वो इनिशियली जितना आना चाहिए राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग उससे कम आएगा। इसलिए यहाँ पर जो ग्राफ हमारे सामने देखो आएगा, ये ग्राफ देखो डाउनवर्ड आएगा ऐसे। ये ग्राफ जो हमारे सामने आएगा ये देखो इस तरह से आएगा। अभी तो देखो पी ए है, ये पी बी है, और ये वाला ग्राफ देखा जाए भी हमारे सामने ऐसे डाउनवर्ड आएगा। ये हमारा देखा जाए पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ये सिचुएशन हमारे सामने क्रिएट होगी। तो ये जो पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ है ये नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ है। हमें लगता है कि आप लोगों को नॉन आइडियल सोल्यूशन क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। यहीं पर एक छोटा सा पॉइंट मैं एक्जियोट्रॉपिक मिक्सचर कवर कर लेता हूँ और अपना पूरा राउल्स लॉ और इसका जो आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन से रिलेटेड पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो थोड़ा सा एक्जियोट्रॉपिक की बात कर लेते हैं, 2-5 मिनट का टॉपिक और है। आप लोग जरूर इसको पेशेंस के साथ पूरी वीडियो देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें से जो क्वेश्चंस आएंगे अगर एक बार दिमाग में सेट हो जाए तो फिर जल्दी से क्वेश्चन बोलते भी नहीं और इजी गोइंग हो जाते हैं। तो आप लोगों को सबको बड़ी मेहनत से इस क्वेश्चन को देखना है, इसके कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर कहीं से कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिले तो उसको करना है। कुछ प्रैक्टिस के लिए मैं भी क्वेश्चन आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पर डालूंगा, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में आप लोग थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर कर लीजिए, समझ लीजिए सभी को। अब यहाँ पर एक्जियोट्रॉपिक मिक्सचर देखो, एक्जियोट्रॉपिक मिक्सचर या एक्जियोट्रॉप्स जो होते हैं ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या कंडीशन आती है, बड़ा छोटा सा पॉइंट है, आप ध्यान समझना। बाइनरी सॉल्यूशन हैविंग सेम कंपोजिशन इन लिक्विड फेज and vapor phase and boils at a constant temperature are known as एक्जियोट्रॉपिक मिक्सचर। फिर समझिए,
बाइनरी सोल्यूशन मतलब दो कंपोनेंट के मिलने से सोल्यूशन बना हुआ है। हैविंग सेम कंपोजिशन इन लिक्विड फेज मतलब उस सोल्यूशन का कंपोजिशन मोल फ्रैक्शन जो लिक्विड फेज में होगा वही मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में भी आएगा। एंड बॉयल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, दोनों कंपोनेंट एक ही पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक साथ बॉयल करने लगेंगे। तो ऐसे सोल्यूशन को हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का नाम देते हैं। एजियोट्रॉपिक सोल्यूशन का नाम दे सकते हैं, सोल्यूशन सबको पता है मिक्सचर होता है। द होमोजेनियस बाइनरी मिक्सचर हैविंग सेम कंपोजिशन इन लिक्विड फेज एंड वेपर फेज, ध्यान रखना, एंड बॉयल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर आर नोन एज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब इसमें देखा जाए दो टाइप के हमारे पास एजियोट्रॉप बनते हैं। एक तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और दूसरा देखा जाए हमारे सामने मैक्सिमम बॉइलिंग, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ये दोनों सिचुएशन आपके दिमाग में होना चाहिए। पहले तो एजियोट्रॉप की डेफिनेशन AZEO, शायद ये है, आप लोग देख लेना एक बार बेटा, AZEO TROPIC एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, द सोल्यूशन विच ओबे पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ फॉर्म minimum boiling azeotrophs and the solution which show negative deviation from Raoult's law show maximum boiling azeotrope। यहाँ पर देखो हमारे सामने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है इथाइल अल्कोहल और वाटर। ये 90% कंपो 95% और ये 5%। ये कंपोजिशन आपके दिमाग में रहना चाहिए, ध्यान रखना इस पॉइंट को। अगर हमारा इथाइल अल्कोहल और वाटर का कंपोजिशन 95 और 5 नहीं है तो एजियोट्रॉप नहीं होगा। इस कंपोजिशन में एजियोट्रॉप होगा। देखा जाए पॉजिटिव डेविएशन, ये पॉजिटिव डेविएशन तो दिखाएगा राउल्ट्स लॉ से। अगर 80% है, ये 20 है, ये 50 है, ये 50 है, पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगे दोनों, लेकिन एजियोट्रॉप नहीं बनेंगे। एजियोट्रॉप कब होंगे, जब 95 और 5 का कंपोजिशन यहाँ क्रिएट होगा। और चूंकि आपको सबको पता है कि चूंकि पॉजिटिव डेविएशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाता है तो वेपर बनने का बिहेवियर बढ़ जाता है, वेपर ज़्यादा बनती हैं। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब वेपर ज़्यादा बनेंगी तो कम टेम्परेचर पर बॉइलिंग होने लगेगी। इसीलिए मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, क्योंकि टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर इस सोल्यूशन को बॉयल करना चाहिए उससे लोअर टेम्परेचर पर बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा वेपर क्रिएट हो रही है। तो जो सोल्यूशन किसी पर्टिकुलर कंपोजिशन में पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगे राउल्ट्स लॉ से, वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना ऐसा नहीं है कि जितने पॉजिटिव डेविएशन वाले एग्जांपल्स हैं सब एजियोट्रॉप में काउंट होंगे, ऐसा नहीं है। एजियोट्रॉप एक फिक्स कंपोजिशन का मटेरियल है, इस फिक्स कंपोजिशन के बेसिस पर जाकर के एजियोट्रॉप बनेगा। अगर ये कंपोजिशन वेरी कर दो तो एजियोट्रॉप नहीं बनेगा, हमेशा ध्यान रखना। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मतलब पॉजिटिव डेविएशन अगर राउल्ट्स लॉ के थ्रू राउल्ट्स लॉ दिखा रहे हैं तो मिनिमम बॉइलिंग बनाएंगे। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की तरफ थोड़ा बढ़ना चाहेंगे। अब यहाँ पर सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे सामने है, यहाँ पर देखिए कंसंट्रेट HNO3 और वाटर। ये देखा जाए ये 68% और ये 32%। ये रेशियो आपके दिमाग में होना चाहिए। इस कंपोजिशन में होगा क्या कि ये नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे, मतलब HNO3 और वाटर के बीच में इतना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट होगा कि जो स्केपिंग टेंडेंसी होगी इनकी वो डिक्रीज कर जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा आएगा। अब रिजल्ट क्या होगा, वेपर बनने का बिहेवियर कम हो जाएगा। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वेपर कम बनेंगी तो ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब जाकर के इतनी वेपर क्रिएट होंगी जो एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के एटमॉस्फेयर के प्रेशर के इक्वल आएंगी। मतलब क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। इसीलिए इसको हम मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का नाम देते हैं। तो कभी कभी ये पूरा एजियोट्रॉपिक कंपोनेंट 2 नंबर में क्वेश्चन आता है। फिर एक बार समझिए आप लोग, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर मीन्स द बाइनरी मिक्सचर, बाइनरी होमोजेनियस मिक्सचर लगा दे ज़्यादा अच्छा है, हैविंग सेम कंपोजिशन इन लिक्विड फेज एंड
vapor phase and boil at a constant temperature are known as azeotrophs. दो टाइप के होंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, सबसे अच्छा एग्जांपल इथाइल अल्कोहल वाटर का 95:5 के रेशियो में. द सॉल्यूशन which show positive deviation from Raoult's law form minimum boiling azeotrophs. मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में कंसंट्रेटेड HNO3 और वाटर का 68 और 32 के परसेंटेज का रेशियो है. जरूर आपको ये कंपोजिशन याद होना चाहिए. इसमें क्या, द सोल्यूशन विच शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ फॉलो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए. अब अपना पूरा राउल्ट्स लॉ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कैसे बनते हैं, क्या टाइप्स हैं, एग्जाम्पल, कंडीशन, एजियोट्रॉप्स, इसके टाइप, एग्जाम्पल, सब हमने डिस्कस किए. अब आप लोग इतना अच्छा से सब कुछ करना. अब अगला जो वीडियो बनेगा वो अपना हेनरी लॉ, राउल्ट्स लॉ के न्यूमेरिकल से रिलेटेड वीडियो बनेगा. आप लोग उसको भी अच्छे से देखना, इसको भी अच्छे से देखना, सभी लोग. थैंक यू.